ओके हेलो मेस्सी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है इस पर हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए ना इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर अभी तक दो लेक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। होप आपने प्रीवियस दो लेक्चर्स देखे भी होंगे। अगर आज के लेक्चर पे बात करें तो आज बनता है लेक्चर नंबर 3, लेकिन इसके अंदर हमने जो सेकंड लेक्चर के अंदर जो SE1 रिएक्शन के बारे में डिस्कशन किया था उसी को आगे कंटिन्यू करना है। ओके तो देखो सेकंड लेक्चर के अंदर पर्टिकुलरली मैं आपको यूनिमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में बता रही थी। उसके रिएक्शन उसके मैकेनिज्म को हमने लास्ट लेक्चर पे कवर किया था। लेकिन दो चीज अभी भी हमारी छूटी हुई है, वो है इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड केमिकल रिएक्शन, यानी कि हमने कुछ प्रॉपर एग्जांपल लेते हुए बात करानी है कि हाँ इन पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर आप SE1 मैकेनिज्म को फॉलो कराते हैं। और साथ ही साथ आप SE1 रिएक्शन जब भी होती है तो यहाँ पे मतलब जब भी आप SE1 रिएक्शन पाथवे को फॉलो करते हैं तो उस केस में स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे रहती है इसको भी हमने डिस्कशन में लेना है। ओके तो बहुत आसान सा लेक्चर है, आप जिस सुनिएगा डेफिनेटली आपको क्लियर आएगा। तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री से। पहले स्टीरियो केमिस्ट्री समझते हैं, देन मैं आपको दो केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल दूंगी जहां पे जो रिएक्शन है वो SE1 रिएक्शन के पाथवे को फॉलो कर रही है। ओके अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या लिखा हुआ है तो सुनिएगा। ये बोल रहा है ना सिंपली कि जब भी आप किसी भी रिएक्शन के अंदर SE1 पाथवे को फॉलो करते हैं या फिर SE1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं तो उस केस में जो प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन होता है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को डिटरमाइन करना या फिर प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों होता है? बिकॉज देखो होता ये था, जैसे मैंने आपको SE1 रिएक्शन इनके लास्ट लेक्चर पे भी बताया था कि SE1 रिएक्शन हमारी 2 स्टेप रिएक्शन है, जिसमें फर्स्ट स्टेप के अंदर हमको हमारा इंटरमीडिएट मिलता है यानी कि कार्बोएनाइन मिलता है, और दूसरे स्टेप पे हम इस कार्बोएनाइन का अप्रोच कराते हैं हमारे इलेक्ट्रोफाइल से या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज से। ओके और जैसे आप अप्रोच कराते हैं वैसे आपको आपका प्रोडक्ट मिलता है। तो ये बोल रहा है जब भी आप अपनी SE1 रिएक्शन के पाथवे को फॉलो करते हैं तो पहले स्टेप में जो आपको ये कार्बोएनाइन ऑब्टेन होता है, ये कार्बोएनाइन की जो ज्योमेट्री होती है वो वरी करती रहती है। आइदर इसकी ज्योमेट्री क्या हो सकती है, देखिए आइदर इसकी ज्योमेट्री पिरामिडल हो सकती है, यानी कि जब ये पिरामिडल शेप में होगा तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, और ये क्या है प्लेनर शेप में भी आ जाता है और उस पॉइंट पे इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाता है sp2। यानी कि सिंपली देखो मैं थ्योरी के साथ भी आपको लेते हुए चलती हूँ। ये बोला द स्टीरियोकेमिकल आउटकम ऑफ SE1 रिएक्शन आर डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट owing to the complicated conjugation of a carboanion forming during the first step of ionization। ये बोला जनरली जब हम लोग SE1 रिएक्शन के स्टीरियोकेमिस्ट्री को देखते हैं तो उस केस में जो प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन हो रहा है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिटरमाइन करना, उसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बिकॉज हमको ये सारी डिफिकल्टी किसकी वजह से आ रही है, इस कार्बोएनाइन की वजह से, जो कि हमारे फर्स्ट स्टेप ऑफ आयनाइजेशन में फॉर्म हो रहा है। क्या होता है ये बोला, ये जो कार्बोएनाइन है ये जनरली क्या है, दो फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। आइदर वो पिरामिडल शेप में हो सकता है, आइदर वो प्लेनर शेप में हो सकता है। ओके तो ये बोल रहा है इन दोनों फॉर्म में होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है पिरामिडल जो ज्योमेट्री होती है वो ज्यादा प्रेफर की जाती है। बिकॉज इसके लिए जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो होती है कम। तो हमको पता है जिस स्टेट में हमको एनर्जी की वैल्यू कम मिलेगी वो स्टेट देखो अगर मैं बोलूं इंटरमीडिएट की स्टेट है, कार्बोएनाइन हमारा क्या है इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट आइदर पिरामिडल और प्लैनर किसी भी ज्योमेट्री में अकर कर सकता है। तो हम उस ज्योमेट्री को ज्यादा प्रेफर करेंगे जहां पे एनर्जी की वैल्यू कम हो, बिकॉज एनर्जी की वैल्यू जितनी कम होगी चीज आपकी उतनी स्टेबल होने लगेगी। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहा है, ये बोल रहा था टिपिकल कार्बोएनाइन इन थ्योरी may have a pyramidal or planar configuration or may be depending upon the substituent of a configurational। ठीक है, और एक और चीज ये आती है कि ये पिरामिडल एंड प्लेनर ज्योमेट्री बनती कैसे है। तो ये जो पिरामिडल है और ये जो प्लेनर ज्योमेट्री आपके कार्बोएनाइन की है ये टोटली डिपेंड करती है आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जो आपके सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं उन पे। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन के साथ यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट R1 R2 R3 लगे हैं, तो ये सब्स्टिट्यूएंट का नेचर कैसे है उसके बेसिस पे हमको हमारे कार्बोएनाइन यानी कि हमारे इंटरमीडिएट की दो डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्री मिलती है, जिसमें से हम लोग किसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, हमारे पिरामिडल कॉन्फ़िगरेशन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ऑन अ मिनिमम एनर्जी ग्राउंड पिरामिडल कॉन्फ़िगरेशन आर फेवरेबल। ठीक है, ये हमारे ज्यादा फेवर्ड होता है एज लोन पेयर रिसाइड इन अ sp3 ऑर्बिट। क्लियर हुआ ना? तो ये चीज फर्स्टली आपने लिखना है। अब हमको देखो हमने अभी इंटरमीडिएट की बात की, अब हम बात कर रहे हैं हमें प्रोडक्ट कैसा मिलेगा। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इफ द कार्बोएनाइन इज पिरामिडल, यानी कि ये बोल रहा है अगर आपका जो इंटरमीडिएट है आपका जो कार्बोएनाइन है वो पिरामिडल ज्योमेट्री में आपको देखने को मिल रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या मिलेगा कि इस इंटरमीडिएट से जो प्रोडक्ट बनेगा
उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो रिटेन होगा। रिटेन होगा मतलब कि आपको, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर पे बताया था, जिस पोजीशन से आपका लिविंग ग्रुप निकला हुआ है, जब पहले स्टेप में हमने लिविंग ग्रुप को निकाला, तो जिस पोजीशन से आपका लिविंग ग्रुप निकला हुआ है उसी सेम डायरेक्शन से, उसी सेम पोजीशन से आपका इलेक्ट्रोफाइल सेकंड स्टेप में अप्रोच करेगा। यानी कि जो एटम्स है उनका जो अरेंजमेंट है, 3G अरेंजमेंट जो है, उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रिटेन रहेगा। जैसा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में था वैसा ही आपको प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में मिलेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बोला जब भी आपका कार्बोएनएन क्या होता है? पिरामिडल होता है, इंटरमीडिएट आपका पिरामिडल शेप में रहेगा, तो उस केस में रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब आगे बोल रहे हैं इवन अ पिरामिडल कार्बोएनआयन हैज बीन रिपोर्टेड टू गिव हिज रैसमाइज्ड प्रोडक्ट। तो देखो ये भी होता है कि कभी कभार हमारा जो इंटरमीडिएट है यानी कि कार्बोएनआयन है वो पिरामिडल ज्योमेट्री का तो है, लेकिन हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें हमको रैसमाइज्ड प्रोडक्ट मिल रहा है। रैसमाइज्ड प्रोडक्ट मतलब हमको दोनों का मिक्सचर मिल रहा है, यानी कि हमको इन्वर्जन भी देखने को मिल रहा है, रिटेंशन भी देखने को मिल रहा है, दोनों का मिक्सचर मिल रहा है, यानी कि हमको रैसमाइजेशन भी देखने को मिलता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? लेकिन ये बोल रहा है इफ द कार्बोएनएन हैज अ प्लैनर स्ट्रक्चर। अभी हमने पिरामिडल की बात की, अब प्लैनर की बात करें कि अगर आपका इंटरमीडिएट पिरामिडल के बदले कैसा हो जाए? प्लैनर हो जाए, तो उस केस में कभी भी आपको रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगा। उस केस में हमेशा आपको रैसमाइज्ड प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि दोनों मिलेगा, इन्वर्जन एंड आपका रिटेंशन। ओके, दोनों का मिक्सचर आपको मिलेगा, यानी कि रैसमाइज्ड प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, रैसमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट भी देखने को मिलेगा। ओके, तो ये बोला देयरफॉर रैसमाइजेशन इज ऑलमोस्ट always observe for the product of a SN। तो ये बोल रहा है therefore racemization is almost always observed for the product of a SE1 mechanism। तो ये बोल रहा है कि हमारी जो SE1 mechanism होती है इसमें हमको most of the time क्या है? रैसमाइजेशन ही देखने को मिलता है, रैसमिक मिक्सचर के फॉर्म में ही आपके प्रोडक्ट देखने को मिलता है, दोनों मिलते हैं, यानी कि इन्वर्जन भी मिलता है, रिटेंशन भी मिलता है। ओके, अब इसका यहाँ पे इमेज की मतलब एक रिएक्शन के थ्रू दिखाया हुआ है। ये बोल रहा है ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन के साथ एक X यानी कि लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है और 3 आपके पास R ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो हमको पता है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर पे बोला था, जो बॉन्ड आपका ज्यादा पोलर होगा उसे आप ब्रेक करेंगे। अगर हम बोलते हैं कार्बन एंड एक्स आपके ज्यादा पोलर है, क्यों है? बिकॉज कार्बन की नेगेटिविटी अगर ज्यादा है कंपेयर टू एक्स, तो हमको क्या मिलेगा? पोलरिटी डिफरेंस देखने को मिलेगा, और पोलरिटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना वीकर आपका बॉन्ड होगा। तो हमको क्या मिला? अगर मैं बोलूं रिएक्शन कंडीशन में आपके पास क्या है? कोई बस 20 स्पीसीज। अब ये 20 स्पीसीज क्या रिप्रेजेंट करी? ये आपको इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इंडिकेट करी, बिकॉज बी के ऊपर क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज क्या करेगी? इस बॉन्ड को ब्रेक करवाएगी, और ब्रेक करने के बाद यहाँ से जो पॉजिटिव स्पीसीज है इसे अपने साथ लेते हुए बाहर निकल जाएगी, और कार्बन के ऊपर क्या लग जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और ये स्पीसीज हमारी क्या बन गई? इंटरमीडिएट। इसी इंटरमीडिएट की तो हमने बात की थी, तो ये इंटरमीडिएट यानी कि कार्बोएनएन हमको मिल गया। अब इलेक्ट्रोफाइल इसमें जैसे अप्रोच करेगी तो हमको यहाँ पर को रैसमाइजेशन देखने को मिलेगा, मिक्सचर देखने को मिलेगा। अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या सामने से अप्रोच कर रहा है, जिस पोजीशन में आपका एक्स ग्रुप था वहीं से अप्रोच कर रहा है, सेम डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है, तो हमारे जो एटम्स के अरेंजमेंट होंगे वो एज इट इज होंगे, बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन आपका रिटेन रहा, तो हमको क्या मिलेगा? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ओके, लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल सामने से अप्रोच ना करके, या फिर आप बोलो उस डायरेक्शन से अप्रोच ना करके जहां से आपका लिविंग ग्रुप निकला था उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा है, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, जहां हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में लिविंग ग्रुप के डायरेक्शन से अपोजिट है, तो उस केस में हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो इन्वर्ट हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो हमको जस्ट इतना इंडिकेट करना है, ये हमारे स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट है। ओके, नाउ कुछ एग्जांपल्स पे अगर हम बात करें तो दो सिंपल सी रिएक्शन है, सुनिएगा वैसे ही क्लियर आ जाएंगी। तो पहली रिएक्शन है आपका डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अ एलिफेटिक एसिड। ओके, ये बोल रहा है आप कोई एलिफेटिक एसिड लीजिए और उसमें क्या कराइए? डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि डी मतलब क्या होता है? रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन यानी कि CO2 ग्रुप। तो आपने CO2 ग्रुप का एलिमिनेशन कराना है, यानी कि रिमूवल कराना है, कहां से? एलिफेटिक एसिड से। तो जब भी आप ऐसा कराएंगे, डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे एलिफेटिक एसिड में, तो आपको यहाँ पे जो रिएक्शन देखने को मिलेगी वो हमेशा क्या है? SE1 पाथवे को फॉलो करेगी। ओके, अब कैसे करिए? पहले रिएक्शन देखते हैं, देन हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है? अपना एलिफेटिक एसिड। यहाँ पे Z की वैल्यू आप इनमें से कुछ भी पुट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा एलिफेटिक एसिड है। तो सबसे पहले हमको पता है SE1 पाथवे हमेशा 2 स्टेप को फॉलो करता है, तो दोनों को लिखा साथ साथ है, आप इसे नीचे भी रख सकते हैं। ओके, तो पहले स्टेप में क्या होगा? सबसे पहले सबको पता है हम लोग क्या करते हैं? हमारे इंटरमीडिएट यानी कि कार्बोएनाइन को फॉर्म करते हैं। तो कार्बोएनाइन कैसे फॉर्म हुआ? तो हमको पता है यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ओके, अब O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है इसे हम बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम सबको पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू बॉन्ड। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपके बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो सिंगल बॉन्ड है ये आपका बाहर निकल जाएगा, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं? डीकार्बोक्सिलेशन, हमको
CO2 साफ साफ दिख रहा है, तो हमने CO2 को निकालना है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने नेगेटिव चार्ज को कन्वर्ट कर देगा बॉन्ड में, और जैसे यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, आप देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई 5, बिकॉज यहाँ पे आपका 2 बॉन्ड आ गए, तो टोटल बॉन्ड 5 हो गए। कार्बन 5 में रह नहीं सकता, ये पुराना बॉन्ड तोड़ेगा, नया तो टूटेगा नहीं। तो पुराना कौन सा है, कार्बन और कार्बन का। तो ये ग्रुप आपका यानी कि CO2 आपका निकल जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन आपने करा दिया, और आपको जो आपका इंटरमीडिएट मिला वो आपका क्या बना, कार्बोएनाइन। अब इस कार्बोएनाइन के साथ हम सेकेंड स्टेप में चलेंगे, जहां पे हमसे बोलता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जाके अप्रोच करेगा। ओके, अब इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो देखो यहाँ से हमारा H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में आएगा। अब ये H पॉजिटिव आयन कैसे अप्रोच करेगा, जस्ट नेगेटिव सेंटर पे जाके अप्रोच करेगा, और हमको Z और ये CH2 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो गया, CH3, तो हमको हमारा प्रोडक्ट मिल गया। तो बस आपने क्या करना है, यहाँ पे ये हमारी एसिवन पाथवे को फॉलो कर रहा है। हमें कैसे पता चला, क्योंकि जैसे हमने एलिफेटिक एसिड में डीकार्बोक्सिलेशन कराया, तो पहले स्टेप में आयनाइजेशन हुआ और हमको हमारा इंटरमीडिएट मिला, और सेकेंड स्टेप में हमने देखा कि हमारा जो एसिड हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है उसने जाके अप्रोच करके हमारा प्रोडक्ट दे दिया। तो ये जो पाथवे है वो तो हम सबको पता है, एसिवन पाथवे, तो हम इसका एक एग्जांपल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। थ्योरी पे भी सिंपली ये बोल रहा है कि जो आपका एलिफेटिक एसिड विद अ सर्टेन फंक्शनल ग्रुप सच एज डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और बीटा पोजीशन अंडरगोज अ फिसाइल डीकार्बोक्सिलेशन। ये बोल रहा है आपके जो एलिफेटिक एसिड है ये बहुत आसानी से क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन शो कर देते हैं। अब जैसे हम लोग किसी एलिफेटिक एसिड में डीकार्बोक्सिलेशन शो करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको पता है पहले स्टेप में क्या होगा, CO2 ग्रुप का रिमूवल होगा, यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन होगा, जिसकी वजह से हमको एक इंटरमीडिएट मिलेगा, यानी कि कार्बोएनाइन मिलेगा। अब इस कार्बोएनाइन इंटरमीडिएट में जैसे हम लोग हमारे पोलर सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन में लेंगे, यानी कि रिएक्शन कंडीशन में जैसे आप पोलर सॉल्वेंट लेंगे, तो पोलर सॉल्वेंट से H पॉजिटिव आयन आएगा, और ये H पॉजिटिव आयन क्या है, अपने नेगेटिव आयन के पास जाके अप्रोच करेगा और आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो हमको ये चीज पता है, यहाँ से हमने रिएक्शन तो करा दी, बट अगर हमने रेट निकालना है तो सबको पता है रेट आपका फर्स्ट स्टेप होता है, बिकॉज ये स्टेप ही आपका स्लोवेस्ट स्टेप होता है, और स्लोवेस्ट स्टेप ही आपका क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो RDS यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपका क्या है, ये वाला स्टेप है, बिकॉज हमारा जो कंपाउंड था, यानी कि हमारा जो एलिफेटिक एसिड था, ये आपका कोई भी चार्ज कैरी नहीं कर रहा था। पहले इनिशियली क्या है, थोड़ा स्टेबल था कंपेयर टू इंटरमीडिएट। ओके, मतलब देखो ना, ये चीज तो सबको पता है, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है कंपेयर टू प्रोडक्ट, लेकिन सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होता है, इंटरमीडिएट। यानी कि अगर मैं अरेंज करूं तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल इंटरमीडिएट, देन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एंड देन लास्टली आपका क्या होता है, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। तो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये आपका इंटरमीडिएट है। दोनों में से स्टेबल कौन है, ये है। कंपेयर का अगर हम करें तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा है, बिकॉज इसकी एनर्जी कम होगी। अगर इसकी एनर्जी कम है तो ये रिएक्शन बहुत देरी से कराएगी, बिकॉज इसको इतनी ज्यादा नीड नहीं है। अब नीड इसको तो नहीं है, बट हमने तो रिएक्शन करानी है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर को रिएक्शन फर्दर कराई है, लेकिन रिएक्शन को होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज ये थोड़ा कम एनर्जी का है, और या फिर आप बोल सकते हो थोड़ा ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू इंटरमीडिएट। और सेकेंड स्टेप में तो इंटरमीडिएट को हम एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो यहाँ पे रिएक्शन आपकी फास्ट होगी और यहाँ पे रिएक्शन स्लो होगी, और स्लोएस्ट रिएक्शन को ही हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हमारी जो रेट निकलेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, हमारे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे। तो अगर हम रेट निकालेंगे तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट डाला और हमने लिखा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, बिकॉज SE1 रिएक्शन में जो रेट है वो हमको सबको पता है किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे। ओके, अब देखो नेक्स्ट आपकी रिएक्शन क्या है, इसको भी कवर करता है, ये भी बहुत आसान है। तो दूसरी आपकी हैलोजिनेशन ऑफ कीटोन। तो ये बोल रहा है जब भी आप अपने कीटोन पे या फिर अपने एल्डिहाइड पे हैलोजिनेशन कराते हो, और हैलोजिनेशन भी आपका एसिड बेस कैटालाइज हैलोजिनेशन है, तो उस केस में आपको देखने को मिलेगा जो रिएक्शन है वो कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, SE1 पाथवे मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। ओके, अब कैसे फॉलो कर रही है, उसके लिए हमें रिएक्शन करनी होगी। तो देखिए खुद से भी ट्राई कीजिएगा, बिकॉज बहुत आसान सी रिएक्शन है। तो देखो क्या किया हुआ है, तो हमको पता है 2 स्टेप की रिएक्शन है, और पहले स्टेप में हमने आयनाइजेशन करना है और हमारे कार्बो एनायन को फॉर्म करना है। तो सबसे पहले हमने रिएक्शन कंडीशन में हमारे कीटोन को लिया। कीटोन यहाँ पे आपका सिमेट्रिकल है। ओके, अब ये बोल रहा है हमने जो रिएक्शन करानी है हैलोजिनेशन रिएक्शन, वो एसिड बेस कैटालाइज रिएक्शन है, यानी कि रिएक्शन कंडीशन में हम यहाँ पे एसिड और बेस को ले सकते हैं। अगर मैं बोलूँ रिएक्शन कंडीशन में मैंने यहाँ पर को बेस लिया हुआ है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है बेस क्या करता है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो ये बेस का काम क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। अब कौन से हाइड्रोजन को, बिकॉज इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है। तो देखो आपका जो कीटो है वो आपका क्या है, सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे आपकी कोई भी ऐसे कोई फिक्स नहीं रहता कि कहीं से भी लो, आपका सेम ही चीज मिलना है अपने। ओके, तो सपोज करो हमने इस CH3 ग्रुप से, अल्काइल ग्रुप से यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कराया, तो हाइड्रोजन जैसे ही निकलेगा हमको पता है कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज B के साथ जुड़ जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे कार्बो एनायन, यानी कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लगाऊं या नेगेटिव चार्ज लगाऊं बात सेम है, और B H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और हमको हमारा इंटरमीडिएट ऑब्टेन हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट ही तो बनाना था। अब अगले स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो हमने हमारा इंटरमीडिएट लिया है,
अब इलेक्ट्रोफाइल को लाएंगे। अब आप बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से आएगा, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हैलोजनेशन कर रहे हैं। तो हैलोजनेशन मतलब हैलोजन ग्रुप का ऐड करना। तो हैलोजन में अगर मैं Br का यूज कर रही हूँ तो मैं रिएक्शन कंडीशन में क्या लूंगी, Br2। ओके, अब Br2 कैसे क्लीव होता है, सबको पता है, Br और Br। अगर इस बॉन्ड को मैंने क्लीव करना है तो हमको पता है हम यहाँ पे जो क्लीवेज कराएंगे वो कैसे कराएंगे, हेटेरो, बिकॉज यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन में कोई रेडिएशन तो गिवन नहीं है। अगर रेडिएशन गिवन होती तो हम होमोलिटिक क्लीवेज कराते, बट रेडिएशन नहीं है तो हमारी क्लीवेज कैसी होगी, हेटेरो। और जैसे ही क्लीवेज होगा तो दोनों एटम सेम है तो किसी के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, किसी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज जाएगा। तो Br नेगेटिव तो आपका बाहर निकला, लेकिन जो Br पॉजिटिव है ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा और जाके अप्रोच करेगा आपके कार्बन नेगेटिव से। और जैसे अप्रोच करेगा हमको क्या मिलेगा, CH2Br। तो ये जो हमने हैलोजनेशन रिएक्शन कराई है हमारे कीटोन पे, ये भी किस मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है, SE1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है। बस इतनी चीज आपने बतानी थी। क्लियर हुआ? तो देखो बहुत आसान सा लेक्चर था। होप लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल भी रहा हो। तो अभी इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।